हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस हैं उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हु पब्लिश्ड जनरा प्लांटेरम 1862 से 1883। ठीक है, ये आपकी एक पुस्तक है, किसने लिखी है ये आपको बताना है। इजी प्रश्न है। बेंथम एवं हुकर, एंगलर एंड प्राण, जॉन हचिनसन, कॉन्क्वेस्ट, तख्तजान एवं डब्ल्यू जिमरमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, जो आपके बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने इसको 3 भागों में प्रकाशित किया था। यह आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। इजी क्वेश्चंस है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमिलिया। तो कहाँ रखा गया है प्रोटोजोआ को बताइए। तो इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत विभाजन प्रणाली आर.एच. विटेकर ने दी थी 1969 में। हमने ये पहले भी पढ़ा है। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत किस किस में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें समस्त कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलिज उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं और मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। आज मेरा थोड़ा बहुत शेड्यूल बिजी होने के कारण अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, अभी 7 से 8 घंटे का ट्रैवल करके मैं घर पहुंचा हूं और कल से आपका रेगुलर क्लास कराई जाएगी। ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी कि रेगुलर वीडियो आए आपके लिए। अभी अब इतनी थकान हो गई है कि वैसे तो मेरे को वीडियो भी बनाने की हालत में नहीं था, लेकिन आप लोग रुके होंगे कि आज वीडियो नहीं आई करके, तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो आप तक पहुँची जाए, चाहे 10 ही सवाल या 20 ही सवाल क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर हो। ठीक है, आर.एच. विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया? इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। तो कहाँ किया था विटेकर जी ने? एनिमिलिया में, प्लांटी में, मोनेरा में या फिर प्रोटिस्टा में? तो मोनेरा में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़े होंगे ये सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्गविद ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिस्ट डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? बेंथम और हुकर, क्रॉनक्वेस्ट, हचिनसन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हचिनसन ने। ठीक है, ब्रिटिश पादप शास्त्री जॉन हचिनसन की प्रस्तावित पादप वर्गीकरण प्रणाली की पृष्ठभूमि उनकी कालजयी पुस्तक क्या थी? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फूलों के पौधों के परिवार में हुई थी। हचिनसन द्वारा पौधों के वृत्तीय स्वभाव और शाखीय स्वभाव को विशेष महत्व दिया गया। स्पेशल इंपोर्टेंस, हैबिट एंड ब्रांचिंग नेचर ऑफ प्लांट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैवेलियर स्मिथ। ठीक है, कैवेलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 एम्पायर्स और सुपर किंगडम्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 kingdoms. Uses et al. Instead propose a 3-domain classification system. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोहार्ट डैश के साथ सहसंबंध समूह है। कोहार्ट इज ग्रुप्ड कोरिलेटेड विथ वंश, जाति, गण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गण। ठीक है, ऑर्डर। Cohort is group correlated with order. George Bentham and Joseph Dalton Hooker used cohort as a taxonomic rank in genre Plantarum, which is equivalent to the modern taxonomic rank of order.
ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। या आपको याद रखना है कोहार्ट क्या होता है करके, ठीक है। ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आपके LT PGT, मतलब आपका थोड़ा ईयर आपका 2016 17 18 ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमैटिक्स को डैश भी कहा जाता है। न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस बाय सर जूलियन हक्सले इज ऑल्सो कॉल्ड फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स, कैमोटेक्सोनॉमी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई भी है इसमें दिया हुआ, वहाँ तो आपके 4 ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ आपको बुक में ई ऑप्शन भी था, तो ई ऑप्शन भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है फिर सिस्टमैटिक्स देखते हैं। सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमैटिक्स को बायोसिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। यह वर्गीकरण किसी जीव की पारिस्थितिकी, आकृति विज्ञान, आनुवंशिक, कोशिका विज्ञान आदि लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी को क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धजाति, ठीक है। सेमी स्पीसीज इज द कैटेगरी बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज रेफर टू टू स्पीसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बट डू नॉट इंटरब्रीड। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसने किया था भाई बताइए? तो ये किया था आपका लैमार्क ने। किसने किया था? लैमार्क ने, ठीक है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु को बायोलॉजी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये सब पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नाम पद्धति, वर्गीकी, कार्यकी, सस्य विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी, ठीक है। जो आपकी एक टैक्सोनॉमी है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स, देयर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स। कैरोलस लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। देखिए, अब आपको प्रश्न इतने इजी लग रहे होंगे ना, अब कमेंट बॉक्स में क्या आएगा कि सर इतने इजी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तो सर पूछे ही नहीं जाते, और मैं थोड़ा टफ बनाऊंगा तो फिर क्या आएगा? सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आते ही नहीं है सर, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डी कॉर्डले, हुकर, लीनियस या फिर अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस अभी तो पढ़ा हमने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। क्या क्वेश्चन बनता होगा बताइए? सबसे पहले किसने वर्ड यूज किया टैक्सोनॉमी? तो ये किया था आपका डी कॉर्डले, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप क्या लिखा है, इंग्लिश वाला पढ़ता हूँ, ठीक है मैं। Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy because he first proposed the scientific method of naming organism, that is binomial nomenclature, and the classified organism scientifically. D. Candolle first coined the term taxonomy in 1813 in Theorie Elementaire de la Botanique, ये इसकी बुक का नाम होगा, ठीक है। Aristotle is the father of biology and zoology, ठीक है। तो ये अरस्तु हो गया आपका। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने यूज किया और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। देखिए ये प्रश्न आ भी गया आपका, टैक्सोनॉमी शब्द को किसने गढ़ा? द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय डी कॉर्डले द्वारा, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड में होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कंप्राइसेस। क्या क्या होता है भाई? 6 सिद्धांत होते हैं, 4 सिद्धांत होते हैं, 2 सिद्धांत होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? 6, ठीक है।
वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पौधों को दिए गए औपचारिक नामों के वैज्ञानिक नामकरण से जुड़े नियमों और सिफारिशों को संदर्भित करती है। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्राष्ट्रीय कोड में 6 सिद्धांत होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, उतना डीप नहीं है, ठीक है। अब इधर आइए, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? कैरोलस लिनियस, अरस्तु, जॉन रे, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों का वर्णन नहीं था? द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लिनियस वॉज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? वंश तथा जाति, वर्ग तथा गण, संघ तथा कुल, जगत तथा वर्ग। क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ तथा कुल, ठीक है। In his book Systema Naturae, Carolus Linnaeus divided all organisms into 2 kingdoms, plant and animal. He categorized them into classes, orders, genre and species. But his original system lacked the categories of phylum and family. ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है। द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड एज? वर्गीकरण, वर्गीकरण विज्ञान, पदानुक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पदानुक्रम। हायरार्की कहते हैं ना, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। Higher ranks give more general description while lower ranks provide more specific description. फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष आवश्यक है? कौन सा है फिर? इको स्पीसीज, सीनो स्पीसीज, इको टाइप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीनो स्पीसीज। सीनो स्पीसीज स्थानीय वर्गीकरण की उपजाति के समकक्ष होता है। सीनो स्पीसीज एक जटिल जीनोटाइप की संभावित अनिवेशिकों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन एक संवर्ग नहीं है? विच इज नॉट अ कैटेगरी? इकोटाइप, प्रजाति, जीनस, गण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकोटाइप नहीं है, ठीक है। इको का टाइप कोई नहीं है, बाकी आपने प्रजाति ये सब तो पढ़ा है। इकोटाइप क्या है फिर देखो तो, इसमें जाति, प्रजाति एवं वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान पर रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को क्या कहते हैं? इकोटाइप कहते हैं। अब समझ गए ना इकोटाइप क्या होता है? जब एक विशेष स्थान में रहने वाली जो स्थानीय जनसंख्या है उसको हम क्या कहेंगे? इकोटाइप कहेंगे, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित हो, जेनेटिक तौर पे क्या हो? अनुकूलित हो। यह वर्गीकरण का मुख्य संवर्ग कैटेगरी नहीं है। Species, genus and order are formal taxonomic categories, whereas an ecotype is a genetically adapted local population of a species living in a particular habitat, not a formal taxonomic category. Question number 19, the families of flowering plants के लेखक, the writer of the families of flowering plants, एंगलर, प्रान, हचिनसन या फिर ओसवाल्ड टिप्पो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हचिनसन। देखिए एक क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट बनाना, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये बन सकता है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद है आपका, द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज जॉन हचिनसन। ही प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इन हिज बुक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंगलर एवं प्रान वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है? यानी आपको डिमेरिट बतानी है किसकी? एंगलर और प्रान सिस्टम की। ये है आपके ऑप्शन। डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट। अब जिसने पार्ट ए के नोट्स खरीदे होंगे वो सीधे बता दिया होगा उसने, क्योंकि वहाँ मैंने एंगलर और प्रांटल का क्लासिफिकेशन भी दिया था। द डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडन्स। जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड अमंग डाइकोटिलिडन्स। जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है। एंगलर एवं प्राल वर्गीकरण के अनुसार एक बीज पत्री द्विबीज पत्री की तुलना में अधिक आदिम है, अर्थात द्विबीज पत्री को एक बीज पत्री के बाद रखा जाता है, जबकि बेंथम एवं हुकर प्रणाली के अनुसार द्विबीज पत्री को एक बीज पत्री से पहले रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द एंगलर एंड प्रान सिस्टम, मोनोकोटिलिडन्स आर कंसिडर मोर प्रिमिटिव देन डाइकोटिलिडन्स, मीनिंग डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर आपका, जो डाइकोटिलिडन्स है वो मोनोकोटिलिडन्स से पहले है बाद है। देखिए, एंगलर और प्रान वर्गीकरण के अनुसार एक बीज पत्री द्विबीज पत्री की तुलना में अधिक आदिम है, अर्थात द्विबीज पत्री को एक बीज पत्री के बाद रखा गया, यानी जो आपका डाइकोटिलिडन्स है उसको मोनोकोटिलिडन्स के बाद रखा गया, यही इसकी क्या है, डीमेरिट है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 21। लीनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, किसमें करी थी फिर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज प्लांटोरम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के प्रयुक्त नमूने द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। होलोटाइप वर्गीकरण विज्ञान में किसी प्रजाति के प्रकार या छोटे टैक्सन के रूप में नामित एकल नमूना होता है। इसे की स्थापना के समय किसी लेखक द्वारा नामित किया जाता है। अ होलोटाइप इज सिंगल फिजिकल स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन ऑफ एन organism used to describe it officially for the first time by the author. Since a holotype is not listed in option AC, none of the above is correct. ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या होगा। अब सोलेनम ट्यूबरोसम है तो पहला वाला ही आपका क्या होगा, जेनेरिक नेम होगा, क्या है, सोलेनम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का क्या है, वनस्पतिक नाम है। इसके जेनरिक अर्थात जीनस का नाम क्या है, सोलेनम है, तथा स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम क्या होगा फिर, ट्यूबरोसम। ठीक है, ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पोटैटो। इट्स जेनरिक नेम जीनस इज सोलेनम एंड इट्स स्पेसिफिक नेम स्पीसीज इज ट्यूबरोसम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा युग्म सही, विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, टीक टिप्टेरोकार्पस, साल टेक्टोना, चीर सिड्रस, सीसम डलबर्जिया। ठीक है, तो अब ये बताना है, फिर आपको मैच करना है। तो इसका जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीसम जो है आपका डलबर्जिया से क्या कर रहा है, मैच कर दिया है। सीसम का वानस्पतिक नाम डलबर्जिया सिस्सू है, जिसमें डलबर्जिया इसका जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम है, तथा सिस्सू क्या है, स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम है। टीक का जेनेरिक नाम क्या होता है, टिक्रोना, साल का क्या होता है, सोरिया, और चीड़ का क्या होता है, पाइनस होता है। ठीक है, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, समूह ए एवं समूह 2 को सही तरीके से मैच करना है। समूह ए में है गेहूं, अश्वगंधा, मूंगफली, चावल। दूसरे में है एरिकिस, हाइपोजिया, इनके वैज्ञानिक नाम है ऑर्जिया सटैवा, बॉटनिकल नेम कह सकते हैं आप, विथेनिया सोमनीफेरा, और ट्राइटिकम वुल्गेरी। तो आप बताइए फिर क्या होगा, बताइए जल्दी। बताया, इसमें से मैंने चावल का तो बताया है, बाकी का नहीं भी बताया, तो क्या होगा बताइए। देखिए, जो आपका गेहूं है, क्या है, गेहूं, इसका होता है आपका ट्राइटिकम वुल्गैर। ठीक है, वुल्गैरे भी कह सकते हैं आप। उसके बाद जो आपका अश्वगंधा है, ठीक है, अश्वगंधा का होता है आपका विथेनिया सोमनीफेरा। फिर आपका थर्ड मूंगफली है, मूंगफली का होता है एरेकिस हाइपोजेल। और आपका लास्ट क्या बचा, चावल बचा, चावल का क्या होता है फिर आपका ऑर्जिया सटाइवा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए करेक्टिंग मैच लिखे हैं। गेहूं का क्या बताया था, ट्राइटिकम वुल्गैरे। अश्वगंधा का क्या बताया था मैंने,
विथेनिया सोमनीफेरा, मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया और चावल का ओराजिया सटाइवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका मैच द फॉलोइंग ही है। ये है आपके कॉलम ए में आपके ग्राउंड नट, फेनुग्रीक, क्यूमीन और कॉटन, और सेकंड में उनके क्या हैं बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो ये आपको मैच करने हैं। तो जो आपका मूंगफली है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरकिस हाइपोजिया, और मेथी जो आपका सेकंड है फेनुग्रीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइगोनेला फोएनग्रेकम। ठीक हो गया। जीरा का वैज्ञानिक नाम, जीरा यानी क्यूमिन हो गया आपका, तो जीरा का वैज्ञानिक नाम होता है क्यूमिनस साइमिनस। और लास्ट आपका कॉटन हो गया कपास, इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम हर्बेशियम। देखिए बॉटनिकल नेम भी आते हैं, तो आप लोग इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका बस मैचिंग है, मैंने आपको बता दिया है कि सारों के क्या क्या नाम होते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज ट्राइटिकम टर्गिडम, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम मोनोकोकम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फूलगोभी, कैबेज, गांठ गोभी एवं सलजम कितने जेनर से संबंधित है? कॉलीफ्लावर, कैबेज, नलकॉल एंड टर्निप बिलोंग टू हाउ मैनी जॉनर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बस एक से है। सभी का वंश क्या है फिर बताइए? सभी का जॉनर जो है ब्रेसिका है। क्या है? ब्रेसिका। ठीक है, लेकिन इनकी प्रजातियां क्या हैं? अलग अलग है। जैसे अभी इनका डिटेल देखते हैं। जैसे फूलगोभी की बात की, ब्रेसिका ओलेरे की, ठीक है, और फिर आपका क्या है ये बॉट्रिटिस फैमिली, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेसी कह सकते हैं। कैबेज की बात करें तो इसकी फैमिली आपकी ब्रेसिका ओलेरिसी वॉर कैपिटेटा। ठीक है, वहाँ पे क्या था? बॉट्रिटिस, यहाँ पे क्या है? कैपिटेटा है। और लास्ट है आपका गांठ गोभी का क्या है? गोंगिलोट्स। और सलजम का क्या है आपका? ब्रेसिका रापा। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, इनको भी देख लेना आप। यहाँ पे सारी ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम क्वेश्चन है, 29 ही क्वेश्चन है इस PDF में। स्पीसीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीसीज वर कॉइंड बाई जॉन रे ने किया था, मेयर ने किया था, जे हवाले ने किया था, या फिर जी लीनियस ने, सी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाई जॉन रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया था। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था, जबकि मेयर ने स्पीसीज को नवीन रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, द टर्म स्पीसीज वर फर्स्ट कॉइंड एंड प्रपोज बाई जॉन रे। ही ऑल्सो introduced the terms family and genus defining species on the basis of interbreeding। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर BJ एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल नई ऊर्जा के साथ, नए मटेरियल के साथ मिलते हैं फिर। ठीक है, तब तक पुराना रिवाइज कीजिए और इस वीडियो के जो प्रश्न हैं वो भी एक बार देख लीजिए। वैसे तो इजी थे, कुछ कुछ का आपको ज़रूरत है तो उसको देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए बाद में, ताकि 10-15 दिन जो लास्ट के बचेंगे उसमें आप क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।